नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है न्यूडसन क्लासेस 2.0 में। चलिए डिस्कस करते हैं हरियाणा जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये देखिए, इस सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम हरियाणा जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर जाकर हरियाणा जीके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे भी लगातार इसकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू दैट, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21, सही कथन चुनिए। शिवालिक पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी हरियाणा में स्थित हैं। क्या ये सही है? अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण हरियाणा में स्थित हैं। यमुना मौसमी नदी है। घग्गर मौसमी नहर है। तो आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। एक व दो सही है, एक दो व तीन, दो तीन व चार, या फिर एक दो व चार। देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी हरियाणा में स्थित हैं, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण में स्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यमुना क्या मौसमी नदी है? तो नहीं, यमुना मौसमी नदी नहीं, यमुना है बारहमासी। तो यमुना बारहमासी नदी है, ये आपको याद रखना है। घग्गर मौसमी नहर है। ठीक है, यानी कि तीन के अलावा हमारे सारे सारे बाकी सही हैं। तो आंसर है हमारा 4। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया है 4। अब देखिए, यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ है कि ध्यान आपको रखना है कि शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पूर्वी हरियाणा में हैं। ठीक है, यमुना बारहमासी है और घग्गर मौसमी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा है 4। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कमल हरियाणा का राज्य पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रिलीजियोसा, निलुम्बो न्यूसिफेरा, एंटेलोप सर्विकैप्रा, या फिर फ्रैंकोलिनस। तो इनमें से कमल का साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस रिलीजियोसा तो है पीपल का, याद कैसे रखेंगे इसको? जैसे जो पीपल है हमारे रिलीजन से जुड़ा है, तो रिलीजियोसा से हम इसको जोड़ सकते हैं। निलुम्बो नोसिफेरा, ये है कमल का नाम, ये है कमल का। याद कैसे रखेंगे? नील कमल, निलुम्बो नोसिफेरा। एंटेलोप सर्विकैप्रा, ये है काला हिरण, जिसको हम ब्लैक बक भी बोलते हैं, ब्लैक बक। ठीक है, फ्रैंकोलिनस, ये है काला तीतर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन भी, ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी कि 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो इसका सही आंसर है 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खड़ियल किस शहर का प्राचीन नाम है? कैथल, बल्लभगढ़, जगाधरी, या एलनाबाद। तो इसका सही आंसर है एलनाबाद। खड़ियल एलनाबाद का प्राचीन नाम है। अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल को कपिस्थल, गुरुद्वारों का शहर, और छोटी काशी, ये सारे सारे इसके नाम हैं। ठीक है, और छोटी काशी इसको कहा जाता है नवग्रह कुंड के कारण। ठीक है, नवग्रह कुंड के कारण। बल्लभगढ़, इसको बोलते हैं दिल्ली का लोह द्वार। जगाधरी के बारे में, जगाधरी का जो प्राचीन नाम है वो है युगंधर। ठीक है, ये याद रखना है। और बल्लभगढ़ का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, वो है बलरामगढ़। तो ये सारा सारा भी इसमें याद रखना है। सही आंसर इसका है 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए शहरों के वर्तमान व प्राचीन नामों का सही कोड चुनिए। तो ये सारे के सारे वर्तमान नाम हैं इनके, और ये हैं प्राचीन नाम। तो गोहाना, लोहारू, औरंगाबाद, पिंजौर। यहाँ पर है पंचमपुर, प्राकृतनाथ, लोहारू, गौधवना, या फिर गोवंश गोहाना। तो इसका सही कोड कौन सा होगा? तो गोहाना, ये तो नाम से पता चल रहा है, ये है गौधवना। लोहारू, लोहारू। ठीक है, पिंजौर पंचमपुर, और औरंगाबाद प्राकृतनाथ। यानी कि 1 का हो डी, तो 1 का डी तो 3 में है। 2 का हो सी, तो 2 का सी, यानी कि ये 2 हमारे ऑप्शन कैंसिल। तो बचे हैं ये 3 का
औरंगाबाद, आई प्रकना। ठीक है, तो 3 का है डी, यानी कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ये सारे के सारे जो भी ये वर्तमान नाम है इनके, और ये है प्राचीन नाम, तो ये सारे सारे याद रखने हैं। इनसे मतलब बहुत सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। तो एक ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वहीं से आप इसको रिवाइज करते रहिए। बहादुरगढ़ को सरफाबाद बोलते थे, असंध को असंधिवत, झांसी को आसी, गुरुग्राम गुड़गांव, पानीपत पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ, यमुनानगर अब्दुल्लापुर, रेवाड़ी को बोलते थे रीवावाती, सफिद्दों सर्कदमन, अग्रोहा अग्रोदका, पलवल अपलवा, कालका को बोलते थे कालकुट, कुरुक्षेत्र को बोलते थे सरण्यावत, सिरसा सरिस्कम, पिहोवा पृथुदक, महेंद्रगढ़ कन्नौड़, फतेहाबाद, ये गलत लिख दिया, ये आएगा इकदार। ठीक है, रोहतक रोहितिका, अम्बाला अम्बालिका, महम को बोलते थे महेश, जींद जैंतपुरी, नारनौल नरराष्ट्र या नंदीग्राम, सोनीपत सोनपत, थानेसर स्थानेसर। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेट्रोकेमिकल हब उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? रेवाड़ी, पानीपत, हिसार या अम्बाला? सोचिए एक बार इसको। तो पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है पानीपत को, यानी इसका सही आंसर है 2। पानीपत को देखिए, एक तो पेट्रोकेमिकल हब है, फुलकरों का शहर, वीवर सिटी, हैंडलूमों का शहर, मेडिसिन हब, कॉस्ट ऑफ कॉटन, ये सारे भी पानीपत के नाम हैं। रेवाड़ी को पीतल नगरी बोलते हैं, वीरभूमि, भारत का इजराइल, सैनिकों का घर, अहिरवाल का लंदन, ये सारे इसके नाम हैं। मैं बाद में लिख भी दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। हिसार को मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी कहा जाता है, अम्बाला को विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, अप्रेंटिस सिटी और उपकरणों का शहर कहा जाता है। अब मैं इनको एक बार लिख दे रहा हूँ। तो ये प्रकट हो गए हैं इन सब के नाम, रेवाड़ी, पीतल नगरी, वीरभूमि, ये सारे के सारे। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में ट्विन सिटी के नाम से जाने जाने वाले शहर कौन से हैं? तो ट्विन सिटी किन किन को कहा जाता है? हिसार सिरसा, यमुना जगाधरी, कैथल करनाल या फिर पानीपत सोनीपत? एक बार सोचिए। तो ट्विन सिटी कहा जाता है यमुनानगर और जगाधरी को। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा 2। बात करते हैं कि अगर सिरसा की हम बात करें तो सिरसा को सरस्वती नगर भी इसको कहा जाता है, वन नगरी, संत नगरी, ये भी इसके नाम है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, यमुनानगर को पेपर सिटी, तो इसको पेपर सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और छछरौली जो हरियाणा का चेरापूंजी है वो भी कहाँ स्थित है? वो भी है यमुना नगर में। करनाल को देखिए, इसको एक रोहब, धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस भी इसको कहा जाता है। तो ये सारी सारी चीज़ें याद रखने लायक हैं। सोनीपत को पता है, इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, सोनीपत को गोल्डन सिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ट्विन सिटी, यमुनानगर और जगाधरी। देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर कुरुक्षेत्र? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और इसका कारण देखिए क्या है। हरियाणा जितना जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सारा का सारा जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा ये 2 डिस्ट्रिक्ट, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये दोनों मिलकर 50% से ज़्यादा इनकम टैक्स अदा करते हैं। तो इस वजह से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हरियाणा की अर्थव्यवस्था में। तो रोहतक की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम तो है आर्थिक राजधानी, रोहतक है राजनीतिक राजधानी। ठीक है, और कुरुक्षेत्र है सांस्कृतिक राजधानी। ये चीज़ें याद रखने की हैं सारी। और फरीदाबाद पता है आपको, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, तो ये है औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी। अगर और हम इनके बारे में बात करें तो रोहतक को सिटी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। ठीक है,
गुरुग्राम के बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मैडी सिटी और कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। तो इसके तो बहुत सारे नाम हैं, वो बाद में लिख देंगे, ठीक है। और कुरुक्षेत्र संग्रहालयों का शहर, गीता की जन्मस्थली, सिटी ऑफ पार्क्स, धर्मनगरी, वैदिक सभ्यता का पालना और 360 तीर्थों का शहर, 360 तीर्थों का शहर। तो ये इसके बहुत सारे नाम हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है। देखिए 360 तीर्थों का शहर तो है कुरुक्षेत्र, और 360 बावड़ी, ठीक है, 360 बावड़ियों का शहर है पिंजौर। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आगे हैं इनके सभी के नाम, तो आप इनको भी याद रखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर भारत के खजुराहो से प्रसिद्ध जगह कौन सी है? शेख चिल्ली का मकबरा, भीमा देवी मंदिर, यादवेंद्र उद्यान या फिर पांडव पिंडारा। सोचिए विचारिए। तो उत्तर भारत के खजुराहो से प्रसिद्ध है भीमा देवी मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है पिंजौर पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। और शेख चिल्ली का मकबरा, इसको हम कहते हैं हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल, ठीक है। और यादवेंद्र उद्यान, इसको जानते हैं आप सब लोग, उत्तर भारत का नंदन वन, उत्तर भारत का नंदन वन इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये भी पिंजौर पंचकुला में ही मौजूद है। पांडु पिंडारा, इसको हम बोलते हैं लघु हरिद्वार। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है। और थोड़ी सी अगर हम इसमें बात करें, तो जो यादवेंद्र उद्यान है उसको बनवाया था नवाब फिदाई खान कोका ने, नवाब फिदाई खान कोका, और ये थे औरंगजेब के भाई साहब, ठीक है। तो औरंगजेब के भाई ने इसको बनाया था। और जो भीमा देवी मंदिर है, इसको औरंगजेब ने नष्ट भी किया था, और ये बनवाया गया था गुर्जर प्रतिहार के समय, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखने की। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि साहित्यकारों का आराध्य स्थल कौन सा है? सिंहग्राम को बोलते हैं, भारत का क्यूबा भिवानी को बोलते हैं, गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को बोलते हैं, और रानी की खिड़की कलसिया रियासत का किला इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। रहबर आजम उपनाम से जाने जाने वाले चौधरी छोटूराम के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, अगर एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ ले, रहबर आजम हैं उनके बारे में बताइए, उसने ये नहीं बताया कि चौधरी छोटूराम के संबंध में है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा फिर थोड़ा अलग तरीके से हो गया कि आपको पहले पता हो कि रहबर आजम है किसको कहा जाता है, फिर आप उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस पर आप विचार कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर आसान दे रखा है कि चौधरी छोटूराम को, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन तो यही है कि रहबर आजम चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। अब कथन देखिए क्या क्या है। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के वो सह संस्थापक रहे, क्या ये सही है? कांग्रेस से इनका कोई संबंध नहीं रहा, असहयोग आंदोलन के समर्थक थे, पंजाब के मुसलमान इनके समर्थक थे। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? देखिए, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये सह संस्थापक रहे, बिल्कुल सही है। कांग्रेस से इनका कोई संबंध नहीं रहा, तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने 1916 में कांग्रेस ज्वाइन करी थी, ठीक है। 1916 में कांग्रेस ज्वाइन करी और 1920 में छोड़ दी, और 1920 में छोड़ने की वजह यही थी कि वो असहयोग आंदोलन के समर्थक नहीं थे। तो असहयोग आंदोलन के विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, यानी कि ये भी क्या है? गलत है। पंजाब के मुसलमान इनके समर्थक थे, तो ये सही है। और समर्थक थे इसीलिए पंजाब के मुसलमानों ने इनको रहबर आजम की उपाधि दी थी। तो ये जो उपाधि है रहबर आजम, ये पंजाब के मुसलमानों ने इनको दी थी, और असहयोग आंदोलन के ये विरोधी थे। उनको लगता था कि ये किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, ठीक है। कांग्रेस से इनका संबंध रहा था, और ये इसके सह संस्थापक भी रहे थे नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के। तो इसका सही आंसर है ए और डी, यानी कि ये पहला ठीक है और डी भी ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये। और चौधरी छोटूराम के बारे में अगर थोड़ी बात करें, तो इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में, ठीक है, और इनका निधन हुआ था
9 जनवरी 1945। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनको अलग अलग नाम, दीनबंधु, किसानों के मसीहा, भाखड़ा डैम के वास्तुकार, तो ये इनके अलग अलग नाम भी हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ी सांपला, रोहतक। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर सही कोट आपको चुनना है। शेर ए हरियाणा, हरियाणा हरिकेन, रुबाई सम्राट, रुस्तम ए हिंद, ये किस किस को कहा जाता था? चलिए देखते हैं। तो हरियाणा हरिकेन ये तो बहुत आसान है, कपिल देव को कहा जाता है। यानी कि बी का क्या हो? एक हो, तो बी का तो सभी में एक है। रुबाई सम्राट, उदय भानु हंस, पढ़ा था पहले भी। सी का क्या हो? चार हो, तो बी एक सी चार, ये तो दो दे रखे हैं। रुस्तम ए हिंद, ये कहा जाता है सज्जन सिंह को, तो डी का तीन हो, डी का तीन। ठीक है, यानी कि आंसर है इसका तीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संत सूरदास को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं दी गई है? तो सोचिए एक बार। पुष्टिमार्ग का जहाज, हिंदी साहित्य के सूर्य, आंसू कवि, वात्सल्य रस के सम्राट, तो कौन सी उपाधि इनको नहीं दी गई है? तो इसका सही आंसर है आंसू कवि। ये सारे के सारे इनके नाम हैं, इनको उपाधियां ये सभी के सभी मिली हैं आंसू कवि को छोड़कर। आंसू कवि कहा जाता है दयाचंद मायना को, दयाचंद मायना। ठीक है, और दयाचंद मायना को और भी हरियाणा का जॉन मिल्टन भी इनको कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसिफ अली के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें 1942 आंदोलन की हीरोइन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इन्होंने लेफ्ट स्पेशलिस्ट पार्टी बनाई, ये देखिए। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों जो कथन है वो सही हैं, ये सभी को पता होगा, लेकिन इन्होंने लेफ्ट स्पेशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी। तो ये बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे आपको जो यूट्यूब चैनल है जो डिस्कस करते हैं हरियाणा जी के पर, तो वहाँ पर बहुत कम चैनल है ऐसे जहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करी गई है। तो इन्होंने ये लेफ्ट स्पेशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी। दोनों के दोनों कथन इसके सही हैं। इसके बारे में, अरुणा आसिफ अली के बारे में। कौन सा कथन राय बहादुर लाला मुरलीधर को सही परिभाषित करता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। इन्होंने 1885 में कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में हिस्सा लिया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सर व राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा तो कहा जाता है पंडित श्री राम शर्मा को। पंडित श्री राम शर्मा को, यानी कि तीन तो नहीं। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब इनको कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने 1885 में कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सर व राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, ये भी ठीक है। यानी कि एक, दो और चार, तो आंसर है इसका 4। ठीक है, और इनको राय बहादुर लाला मुरलीधर मुरलीधर को इनको कहा जाता है केसरे हिंद भी, केसर ए हिंद भी। ठीक है, तो ये भी इनको कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा कथन सही है? राजतरंगिणी ग्रंथ में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, तो ये तो ठीक है। पहला देखिए एक बार, तो ये भी इसका सही है। दोनों के दोनों कथन सही हैं। राजतरंगिणी ग्रंथ देखिए, ये कल्हण द्वारा रचित है और इसका मतलब है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का मतलब क्या है? राजाओं की नदी, या कहिए इसको राजाओं का इतिहास। तो इसमें हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। अगर हम हर्षवर्धन के बारे में और भी बात करें, इनका जन्म 590 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। ठीक है, इनके जो पिता प्रभाकर वर्धन थे और माता थी यशोमती। इन्हीं के शासनकाल में हवेन सांग चीनी यात्री, ठीक है, भारत आया था। और क्या था? और इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। ठीक है, जिसने थानेसर पर शासन किया, थानेसर पर जिसने शासन किया था।
और अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इसके अलावा देखिए, क्योंकि साहित्य में बहुत अच्छे थे तो इनको अलग अलग उपाधियां भी दी हैं। इनमें से एक है साहित्य सम्राट, तो इनको साहित्य सम्राट की उपाधि भी दी गई है। साहित्य सम्राट। और शीलादित्य, तो ये 2 उपाधियां इनको मिली हैं। शीलादित्य भी इनको कहा जाता था। और देखिए, जब इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ अपना विस्तार शुरू करने का मन बनाया तो उसमें वहां पर चालुक्य वंश का शासन था, और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वितीय से इनका युद्ध हुआ और जिसमें ये हार गए। और वो युद्ध जाना जाता है नर्मदा के युद्ध के नाम से। तो नर्मदा के युद्ध में इनकी हार हुई थी। इसकी हर्षवर्धन की नर्मदा के युद्ध में। ठीक है जी, तो ये भी इसमें ध्यान रखना है सारा का सारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रुस्तम ए हिंद उपाधि निम्न में से किस व्यक्ति को दी गई है? दयाचंद मायना, सज्जन सिंह, बाबू मूलचंद जैन या फिर संत गरीबदास? तो सोचिए एक बार। तो इसका सही आंसर है 2, सज्जन सिंह। ये लास्ट में हम पढ़ के भी आए हैं। और अगर हम बात करते हैं दयाचंद मायना की, तो हरियाणा के जॉन मिल्टन और आंसू कवि भी इनको कहा जाता है। बाबू मूलचंद जैन इनको कहा जाता है हरियाणा के गांधी। ठीक है। और संत गरीबदास इनको कहा जाता है बंदी छोड़। तो ये इनको उपाधियां मिली हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, सही आंसर है इसका सज्जन सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बास्केटबॉल प्लेयर खुशीराम को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं दी गई है? इंडिया का माइकल जॉर्डन, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, हरियाणा का रॉबिन हुड, द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया? तो इनमें से कौन सी उपाधि खुशीराम को नहीं दी गई है? तो इसका आंसर है 3। तो हरियाणा का जो रॉबिन हुड है, ये उपाधि इनको नहीं मिली है। तो फिर किसको मिली है? ये मिली है हरफुल सिंह जाट जुलानी। ठीक है। और ये तीनों के तीनों नाम, इंडिया का माइकल जॉर्डन, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, ये तीनों के तीनों नाम है खुशीराम और इनका संबंध है बास्केटबॉल से। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठाठ गजल के किसकी रचना है? अली बख्श, अलहड़ बीकानेरी, मसूर अली खान पटौदी या फिर दिलराज कौर? सोचिए एक बार इसको। तो ये रचना है अलहड़ बीकानेरी की। अलहड़ बीकानेरी को हरियाणा का हास्य रत्न भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम तो इनको लिख देते हैं हास्य रत्न। हरियाणा का हास्य रत्न इनको कहा जाता है। ठीक है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वो है रेत का जहाज। वैसे तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन हम जो मुख्य रचनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। रेत का जहाज और अनछुए हाथ, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जन्म हुआ था 17 मई 1937 को और निधन इनका हुआ था 17 जून 2009 को। ठीक है। और जन्म इनका रेवाड़ी में हुआ था। तो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है। तो सही आंसर है इसका अलहड़ बीकानेरी। अब मसूर अली खान पटौदी ये क्रिकेटर रहे हैं और पटौदी के 9वें नवाब, तो ये क्रिकेटर भी रहे हैं। ठीक है। और 9वें नवाब इसके पटौदी के, और इन्हें टाइगर पटौदी नाम से भी जाना जाता है। टाइगर पटौदी। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखने की है। दिलराज कौर हरियाणा की लता इनको कहा जाता है। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही कोट चुनिए। कवि शिरोमणि किसको दी गई है उपाधि? हरियाणा का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास, सरस्वती पुत्र? तो थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पर जो सरस्वती पुत्र है वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह खरकिया को, यानी कि डी का क्या हो? 3 हो, तो डी का 3 इसमें है।
और बाकी देखते हैं। कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम को कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास पंडित दीपचंद को। और देखिए, हरियाणा का कालिदास तो है पंडित दीपचंद, संपूर्ण कविता का कालिदास है ये कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। यानी कि सी का क्या हो, 1 हो, डी का 3 हो, तो इसका सही आंसर है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्यवान सावित्री सांग के रचयिता कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित दीपचंद, बाल सिंह बलहारा या फिर किशनलाल भट्ट। तो इसका सही आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। सत्यवान सावित्री पंडित लक्ष्मीचंद की रचना है। बाल सिंह बलहारा, इनको हरियाणा का रफ़ी भी कहा जाता है, हरियाणा का रफ़ी। और किशनलाल भट्ट, इनको कहा जाता है सांगों के भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत किसे कहा जाता है? तो भक्ति संत देवी शंकर प्रभाकर, संत गरीबदास, दादू दयाल, पंडित जसराज। तो इसका सही आंसर है 3। दादू दयाल को हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कहा जाता है। देवी शंकर प्रभाकर, ये हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता हैं। और पंडित जसराज, इनको सवर सम्राट और संगीत मार्तंड भी कहा जाता है, संगीत मार्तंड। तो ये याद रखना है, ठीक है। सही कथन चुनना है। हॉकी प्लेयर रानी रामपाल को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। शिबा मैगन का संबंध हॉकी से है। नीरज चोपड़ा को द मैन विद गोल्डन आर्म भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 व 3, केवल 3, 1 व 2, 2 व 3। तो इसका सही आंसर है केवल 3, यानी कि केवल ये ठीक है। कारण क्या है समझते हैं। हॉकी प्लेयर रानी रामपाल, इनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया नहीं, रानी रामपाल को कहा जाता है हॉकी की रानी, हॉकी की रानी। और द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया हॉकी के संदर्भ में कहा जाता है सविता पुनिया को, ठीक है। और शिबा मैगन, इनका संबंध हॉकी से नहीं, इनका संबंध है बास्केटबॉल से, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी की हैं। और शिबा मैगन को बास्केटबॉल की रानी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो बास्केटबॉल की रानी भी इनको कहा जाता है। सही आंसर है केवल 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा को 6 राजस्व मंडल व 3 पुलिस कमिश्नरियों में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य खालिस्तान है। तो किस उद्देश्य से हरियाणा को मंडलों और कमिश्नरियों में विभाजित किया गया है? सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक या फिर आर्थिक? तो इसका सही आंसर है 3, प्रशासनिक। तो प्रशासनिक उद्देश्य से हरियाणा को 6 राजस्व मंडल व 3 पुलिस कमिश्नरियों में विभाजित किया गया है। अब देखिए 6 राजस्व मंडल कौन कौन से हैं, इसको हम बहुत आसानी से और एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 6 राजस्व मंडल, देखिए ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक ध्यान रखने की है। मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं पहले। तो ये है ट्रिक, गुरुग्राम और हिसार में फ़र्क है। एक बार इसको रिपीट कीजिए, गुरुग्राम और हिसार में फ़र्क है। अब देखिए गुरुग्राम हिसार, यहाँ पर एफ का मतलब है फरीदाबाद, ए का मतलब है अंबाला, आर है रोहतक और के है करनाल। तो ये 6 के 6 हमारे राजस्व मंडल हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गुरुग्राम और हिसार में फ़र्क है। गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक और करनाल। तो इस ट्रिक से हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और देखिए ऐसे अगर मैं इनको नंबर दूं तो गुरुग्राम 1 पर, हिसार 2 पर, फरीदाबाद 3 पर, अंबाला 4 पर, रोहतक आता है 5 पर। तो ये याद रखने के लिए है, ये 5वें नंबर पर है
और 5 इसमें जिले हैं, और ये सबसे बड़ा राजस्व मंडल है, तो सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं 5 जिले। करनाल सबसे छोटा है, लेकिन छोटा किस संदर्भ में? करनाल सबसे छोटा है पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा, ठीक है। और एरिया वाइज सबसे छोटा है फरीदाबाद, तो यहां पर लिखते हैं इसको, फरीदाबाद है एरिया वाइज सबसे छोटा। तो ये सारा सारा ध्यान रखना है। 6 राजस्व मंडल हैं, गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक और करनाल। करनाल सबसे छोटा है पॉपुलेशन वाइज, फरीदाबाद सबसे छोटा है एरिया वाइज, और रोहतक है सबसे बड़ा, जिसमें है 5 जिले शामिल। और करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में इनमें 3-3 जिले शामिल हैं, तो सबसे कम जिले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पुलिस कमिश्नरी, तो 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सी हैं? फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। उसकी भी एक ट्रिक है, पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो बात करते हैं अब पुलिस कमिश्नरीज की, तो कितनी है? यह है 3। अब इसकी ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक में हम याद रख सकते हैं पुलिस फोर्स इन पीजी, तो याद क्या रखेंगे? पुलिस फोर्स इन पीजी, पुलिस फोर्स इन पीजी, ठीक है। अब देखिए पुलिस से तो पुलिस याद रहेगा, या हम इसको अलग तरीके से याद इस प्रकार से रख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर ने पीजी में पुलिस फोर्स भेज दी, ताकि पुलिस कमिश्नरी का भी थोड़ा सा उसमें याद रहे हमें, और जो है पुलिस कमिश्नरी वो भी हमें याद रखें। तो देखिए पुलिस फोर्स एफ से क्या है? एफ से है फरीदाबाद, और पी से है पंचकुला, और जी से है गुरुग्राम। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। ट्रिक है पुलिस फोर्स इन पीजी, एफ से फरीदाबाद, पी से पंचकुला, जी से गुरुग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में पुलिस रेंज व पुलिस जिलों की संख्या क्रमशः है, तो पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस जिले कितने हैं? 3 6, 6 22, 3 24 या 5 24। तो कितनी पुलिस रेंज हैं और कितने पुलिस जिले हैं? तो इसका सही आंसर है ये, यानी कि 5 हैं पुलिस रेंज। और इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही क्यूट सी ट्रिक है। तो पुलिस रेंज याद करने के लिए हमारी जो क्यूट सी जो ट्रिक है वो है ये। तो ये प्रकट हो गई है हमारी प्यारी सी क्यूट सी ट्रिक। पुलिस रेंज में हर कोई शामिल है, हर कोई शामिल है, तो ये याद रखना है। HAR कैपिटल है, कोई शामिल है। तो यहां से देखिए, H से है हिसार, A से है अंबाला, और R से है रोहतक, K से है करनाल, और S से है साउथ रेंज, साउथ रेंज। तो ये याद रखना है, पुलिस रेंज में हर कोई शामिल है। तो इससे एक तो ये ध्यान रहेगा कि पुलिस रेंज इसमें जिक्र में आया है, पुलिस रेंज में हर कोई शामिल है, यानी कि पुलिस की रेंज से कोई भी बाहर नहीं है। हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और साउथ रेंज, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये 5 पुलिस रेंज हैं। और ये देखिए हरियाणा में जिले तो 22 हैं, लेकिन पुलिस जिले कितने हैं? 24। तो ये हैं 22 + 2, और ये 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं फिर? ये हैं हांसी और मानेसर, और मानेसर। ये देखिए वैसे जिले नहीं हैं, लेकिन प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से इनको फिर पुलिस जिले बनाया गया है, हांसी और मानेसर। तो ये ध्यान रखना है कि जिले नहीं है, केवल पुलिस जिले हैं, केवल पुलिस जिले।
ये तो यहाँ से ये स्टार मार्क कर दे रहे हैं इनको भी। ये प्यारी सी हमारी क्यूट सी ट्रिक है, इसको भी स्टार मार्क कर दे रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साउथ रेंज, पुलिस रेंज 5 हैं, उनमें से एक साउथ रेंज है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह। तो सही आंसर है इसका रेवाड़ी। तो साउथ रेंज का मुख्यालय है रेवाड़ी में, ठीक है। और साउथ रेंज में ये तीनों के तीन शामिल हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल, ये साउथ रेंज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा यसे कथन सही है या है? यानी कि HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में बताना है कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं। इसका गठन 1966 में हुआ था। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पहले अध्यक्ष श्री दरबारी लाल गुप्ता थे। तो सोचिए विचारिए। तो डिस्कस करते हैं। इसका गठन 1966 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें 5 नहीं 6 सदस्य होते हैं। तो ये 6 सदस्यीय आयोग है, इसमें होते हैं 6 सदस्य। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यानी कि 6 सदस्य और 6 वर्ष। तो ये 2 चीज़ तो इसमें गलत हैं ही। इसके पहले अध्यक्ष श्री दरबारी लाल गुप्ता थे, ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, ठीक है। तो यानी कि इसका सही बताना है तो सही है 1 और 4। तो इसका आंसर हमारा हो गया 1 व 4, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इसकी जो स्थापना है HPSC की वो 1966 में हुई, 6 सदस्यीय ये आयोग है। इस आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना करी गई। तो आपको आंसर क्या करना है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। इस आर्टिकल के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत HPSC की स्थापना की गई? तो ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। और जो भी आंसर करेंगे उनके कमेंट के स्क्रीनशॉट मैं अगली वीडियो के शुरुआत में डाल दूंगा, जिन्होंने भी सही आंसर किया होगा। तो जब तक अगली वीडियो आपके सामने आती है आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, जरूरी से इसका कमेंट में आंसर करना है, नहीं तो फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। HSSC भोपाल सिंह खत्री, ठीक है। तो HSSC के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? इसको पहले SSSB के नाम से जाना जाता था। चेयरमैन का कार्यकाल 5 वर्ष या 68 साल की उम्र तक होता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। अनुच्छेद 315 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो थोड़ा सा सोचिए विचारिए। तो इसको पहले SSSB के नाम से जाना जाता था, ये बात बिल्कुल ही ठीक इन्होंने कही है। चेयरमैन का कार्यकाल 5 वर्ष या 68 साल की उम्र तक का होता है। इसमें इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर आएगा 3 वर्ष, यहाँ पर आएगा 3 वर्ष, यानी कि ये स्टेटमेंट अब गलत है। तो 3 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है, ये उम्र ठीक लिख रखी है। इसकी स्थापना 1967 में की गई, ये भी गलत है। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को याद रखना है। अनुच्छेद 315 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ये भी है गलत। अनुच्छेद 315 नहीं, अनुच्छेद 309 के तहत इसकी स्थापना करी गई थी, 309 के तहत। तो इसमें से 4 चीज़ें याद रखने की हैं। एक तो पहले इसको SSSB, इसकी मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये पहले इसका नाम था, ठीक है। तो यानी कि इसमें से केवल पहला ठीक है, तो सही आंसर है पहला। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। 309 के तहत की गई थी, 28 जनवरी 1970 को करी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर है 3। और हरियाणा के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री जे के दुग्गल। श्री जे के दुग्गल पहले निर्वाचन आयुक्त, पहले निर्वाचन आयुक्त किसके? हरियाणा के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति करता है। गलत कथन चुनिए। राज्य मानवाधिकार आयोग 5 सदस्यीय आयोग है। इसका गठन सितंबर 2012 में किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पंचकुला में है। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष SK मित्तल हैं। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो पहला तो सही है, ये 5 सदस्यीय आयोग है, 2012 में से गठन हुआ, ये भी ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष SK मित्तल हैं, ये भी सही है। तो गलत कहाँ है? गलत है ये, इसका मुख्यालय पंचकुला में नहीं, ये है चंडीगढ़ में। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका गलत कथन है ये, और यही है हमारा उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार, भारत का चुनाव आयोग, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है 2। तो इसकी जो नियुक्ति है वो, तो भारत का चुनाव आयोग इसकी नियुक्ति करता है। बस ये करता है राज्य सरकार की सलाह से। ठीक है, तो राज्य सरकार की सलाह से नियुक्ति करता है, लेकिन करता है भारत का चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है 2। और जो करंट अभी जो प्रेजेंट CEO हैं वो हैं श्री अनुराग अग्रवाल। ठीक है, तो ये अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हरियाणा में। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। तो यहाँ तक देखिए, जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, इसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन 30 थे, लेकिन हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।